दोस्तों, ये हैं भारत के पहला प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत निर्मातृ, पंडित जवाहरलाल नेहरू की महत्वपूर्ण कृति ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, हिंदी में विश्व इतिहास की झलक। अब इससे आगे की कथा आप सुनेंगे पंडित नेहरू जी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आवाज में। पत्र संख्या 7, 11 जनवरी 31। यूनान के नगर राज्य। प्रिय प्रियदर्शिनी, मैंने अपने पिछले पत्र में यूनानियों या हेलेनों के बारे में कुछ कहा था। आइए उन पर फिर से नजर डालते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि वे कैसे थे। निस्संदेह हमारे लिए किसी ऐसी वस्तु या लोगों के बारे में सच्चा और यथार्थ विचार बनाना बहुत कठिन है जिन्हें हमने कभी देखा नहीं है। हम अपनी वर्तमान परिस्थितियों और जीवन पद्धति के इतने आदी हैं कि हम किसी बिल्कुल अलग संसार की कल्पना भी मुश्किल से कर सकते हैं। फिर भी प्राचीन संसार, चाहे वह भारत में हो या चीन में या यूनान में, आज के संसार से बिल्कुल भिन्न था। हम केवल यही कर सकते हैं कि उनकी पुस्तकों, भवनों और अन्य अवशेषों की सहायता से अनुमान लगाएं कि उन दिनों के लोग कैसे थे। यूनान के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बात है। यूनानी लोग बड़े राज्यों या साम्राज्यों को पसंद नहीं करते थे। वे छोटे नगर राज्यों को पसंद करते थे, अर्थात प्रत्येक नगर एक स्वतंत्र राज्य था। ये छोटे गणराज्य थे जिनके केंद्र में नगर होता था और आसपास के खेत होते थे जहां से नगर का भोजन आता था। जैसा कि तुम जानती हो, गणराज्य में कोई राजा नहीं होता। इन यूनानी नगर राज्यों में कोई राजा नहीं था, बल्कि धनी नागरिकों द्वारा शासन होता था। वहां के साधारण लोगों का शासन में कम या कोई हिस्सा नहीं था। वहां बहुत से गुलाम थे जिनका शासन में कोई अधिकार नहीं था और स्त्रियों का भी कोई अधिकार नहीं था। इस प्रकार नगर राज्यों की केवल एक भाग की जनसंख्या ही नागरिक थी और वे ही सार्वजनिक प्रश्नों पर मतदान कर सकते थे। इन नागरिकों के लिए मतदान करना कठिन नहीं था क्योंकि वे सभी एक स्थान पर इकट्ठे हो सकते थे। यह केवल इसलिए संभव था क्योंकि यह एक छोटा नगर राज्य था, न कि एक शासन के अधीन कोई बड़ा देश। भारत के या यहां तक कि बंगाल या आगरा जैसे प्रांत के सभी मतदाताओं के एक साथ मिलने की कल्पना करो। यह बिल्कुल असंभव है। इस कठिनाई का सामना बाद में अन्य देशों में करना पड़ा और इसका समाधान प्रतिनिधि सरकार में मिला। इसका मतलब यह है कि देश के सभी मतदाताओं के किसी प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए एक साथ मिलने के बजाय वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, जो एक साथ मिलकर देश से संबंधित सार्वजनिक प्रश्नों पर विचार करते हैं और उसके लिए कानून बनाते हैं। इस प्रकार साधारण मतदाता अपने देश के शासन में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करता है, लेकिन इसका यूनान से कोई लेना देना नहीं है। यूनान ने नगर राज्य से बड़ा कुछ भी न रखकर इस कठिन प्रश्न से बचा लिया। यद्यपि यूनानी, जैसा कि मैंने तुमसे कहा है, पूरे यूनान और दक्षिणी इटली और सिसिली और भूमध्य सागर के अन्य तटों पर फैल गए, उन्होंने अपने नियंत्रण में आने वाले इन सभी स्थानों के लिए कोई साम्राज्य या एक सरकार बनाने का प्रयास नहीं किया। जहां कहीं भी वे गए, वहां उन्होंने अपने अलग नगर राज्य बनाए। भारत में भी तुम देखोगी कि प्रारंभिक दिनों में यूनानी नगर राज्यों के समान छोटे गणराज्य या राज्य थे, लेकिन स्पष्टतः वे अधिक समय तक नहीं चले और बड़े राज्यों में समा गए। फिर भी बहुत लंबे समय तक हमारी ग्राम पंचायतों का बहुत अधिकार था। संभवतः पुराने आर्यों की पहली प्रेरणा यही थी कि जहां कहीं भी वे जाएं, छोटे नगर राज्य बनाएं। लेकिन भौगोलिक परिस्थितियों और पुरानी सभ्यताओं के संपर्क ने धीरे धीरे उन्हें इस विचार को छोड़ने पर मजबूर कर दिया जिन देशों में वे बसे थे। विशेषकर फारस में हम देखते हैं कि बड़े राज्य और साम्राज्य बने। भारत में भी बड़े राज्यों के बनने की प्रवृत्ति थी,
लेकिन यूनान में नगर राज्य लंबे समय तक चलते रहे, जब तक कि एक यूनानी जो इतिहास में प्रसिद्ध है ने संसार को जीतने का पहला प्रयास किया, जिसकी हमें जानकारी है। यह था सिकंदर महान। हम बाद में उसके बारे में कुछ कहेंगे। इस प्रकार यूनानियों ने अपने छोटे नगर राज्यों को मिलाकर कोई बड़ा राज्य या गणराज्य बनाने से इनकार कर दिया। वे न केवल अलग और स्वतंत्र रहे, बल्कि लगभग हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। उनके बीच बड़ी प्रतिस्पर्धा थी, जो अक्सर युद्ध में बदल जाती थी। और फिर भी इन नगर राज्यों को आपस में जोड़ने वाली कई समान कड़ियां थीं। उनकी समान भाषा, समान संस्कृति और समान धर्म था। उनका धर्म कई देवी देवताओं का था और उनकी पुरानी हिंदू पुराण कथाओं की तरह समृद्ध और सुंदर पुराण कथाएं थीं। वे सुंदरता की पूजा करते थे। अब भी हमारे पास संगमरम और पत्थर की उनकी कुछ पुरानी मूर्तियां हैं और वे आश्चर्यजनक रूप से सुंदर हैं। वे स्वस्थ और सुंदर शरीर में विश्वास करते थे और इस उद्देश्य से खेल और दौड़ का आयोजन करते थे। ये खेल समय समय पर यूनान के ओलंपिया में बड़े पैमाने पर होते थे और पूरे यूनान से लोग वहां इकट्ठे होते थे। तुमने अवश्य ओलंपिक खेलों के बारे में सुना होगा जो अब भी होते हैं। यह नाम ओलंपिया के पुराने यूनानी खेलों से लिया गया है और विभिन्न देशों के बीच खेल और चैंपियनशिप पर लागू किया गया है। इस प्रकार यूनानी नगर राज्य अलग अलग रहते थे, अपने खेलों में एक दूसरे से मिलते थे और अक्सर आपस में लड़ते रहते थे। जब बाहर से कोई बड़ा खतरा आता था तो वे उसका विरोध करने के लिए एक हो जाते थे। यह था फारसी आक्रमण, जिसके बारे में हम बाद में कुछ कहेंगे। प्रिय दोस्तों, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की महत्वपूर्ण कृति ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री का हिंदी अनुवाद विश्व इतिहास की झलक थी। ध्यान रखें, आज के इस सोशल मीडिया के युग में इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव कंटेंट बनाना बेहद कठिन काम है। इसमें घंटों की मेहनत, गहरी रिसर्च और समर्पण की जरूरत होती है। इसलिए मैं आपसे विनम्रता से निवेदन करता हूं कि अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स। सुपर चैट या मेंबरशिप के जरिए हमारा आर्थिक साथ दें। आपका ये छोटा सा सहयोग हमें प्रेरणा देता है और अच्छे कंटेंट को बुरे कंटेंट के सामने जीतने में मदद करता है। आप सिर्फ एंटरटेनमेंट की जगह एजुकेशन को, बकवास की जगह सच्चे ज्ञान को बढ़ावा दे रहे हैं। चलिए अब अगले एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं।